Hello friends, my name is Ritesh Agrawal and I welcome you all to the Hindu analysis for the week between March 5th to March 9th. Let's look at the important stories. Okay, nod for defense acquisition procedure. ठीक है, ये भी एक इंटरेस्टिंग अपडेट था जिसमें हमने कुछ इंडिजिनस प्रोक्योरमेंट्स को अप्रूव किया. ठीक है, तो डिफेंस मिनिस्ट्री हैज अकॉर्डेड इन प्रिंसिपल अप्रूवल टू 4 projects under Make 1 initiative and 5 projects under Make 2 initiatives. Both are part of Make in India scheme. ठीक है, both are funded categories of defense acquisition procedure 2020. ठीक है, देखो यहाँ पर आपको एक दिख रहा है, एक लाइट टैंक फॉर द आर्मी एंड देयर इज अ कम्युनिकेशन इक्विपमेंट फॉर द इंडियन एयरफोर्स विच इज अ पार्ट ऑफ मेक 1 इनिशिएटिव. ठीक है, तो इस साल हमने बजट में ऐसा डिक्लेयर किया था कि हम जो डिफेंस प्रोक्योरमेंट है उस पर जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है उसका इंडिजिनस कंपोनेंट 68% कर देंगे 58% से बढ़ा करके. पिछले साल ये 58% था, इस साल हमने 68% कर दिया. इसके अलावा जो डिफेंस का R&D बजट है उसका 25% हम इंडस्ट्री, अकेडमिया और स्टार्टअप्स के साथ शेयर करेंगे, यानी उनके पास 25% एलोकेशन रहेगा. तो वी आर बेसिकली प्रोमोटिंग इंडिजिनाइजेशन ऑफ डिफेंस. तो जैसा मैंने कहा, मेक कैटेगरी इज बेसिकली अ पार्ट ऑफ मेक इन इंडिया इनिशिएटिव. ठीक है, तो इसमें अलग अलग कैटेगरीज होती है, मेक, बाय. ठीक है, तो यहाँ पर हम बात करें मेक कैटेगरीज की. मेक 1 रेफर्स टू गवर्नमेंट फंडेड प्रोजेक्ट्स, मेक 2 रेफर्स टू द इंडस्ट्री फंडेड प्रोजेक्ट्स. तो मेक 1 में हम बेसिक बात कर रहे हैं वो प्रोजेक्ट्स जिन पर गवर्नमेंट फंडिंग करती है. तो जो बड़े प्रोजेक्ट्स हैं जैसे अभी आपने देखा लाइट टैंक या कम्युनिकेशन इक्विपमेंट फॉर एयरफोर्स, दोज आर गवर्नमेंट फंडेड प्रोजेक्ट्स. मेक 2 आर इंडस्ट्री फंडेड प्रोग्राम्स. ठीक है, तो बिग टिकट प्लेटफॉर्म्स जो हैं वो मेक 1 में आते हैं. मेक 2 में क्या होता है कि अगर आप कोई प्रोटोटाइप डेवलप करवा रहे हो या किसी एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट को अपग्रेड कर रहे हो तो वो मेक 2 में आता है. तो यहाँ पर कौन से प्रोजेक्ट्स मेक 2 में आए हैं, जैसे सिम्युलेटर्स फॉर हेलीकॉप्टर्स, अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर्स या चिनूक चॉपर्स या वियरेबल रोबोटिक इक्विपमेंट्स या सर्वेलेंस एंड टारगेटिंग सिस्टम्स. तो इस तरीके के जो प्रोजेक्ट्स होते हैं वो मेक 2 में इंडस्ट्री फंडेड प्रोजेक्ट्स में आते हैं. इसके अलावा एक मेक 3 भी होता है. मेक 3 उनका होता है जिनकी मैन्युफैक्चरिंग पॉसिबल है बट डिज़ाइन और डेवलपमेंट इंडिया में पॉसिबल नहीं है. तो वो हम टेक्निकल कोलैबोरेशन के साथ करते हैं, किसी फॉरेन मैन्युफैक्चरर के साथ कोलैबोरेशन में जिनसे हमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र मिलता है उनकी मदद से हम फिर इंडिया में इसे मैन्युफैक्चर किया जाता है. ठीक है, अच्छा, अब हम सेकेंड अपडेट के बारे में बात करते हैं. बड़ा इंटरेस्टिंग एक ग्राफिक आपको स्क्रीन पे दिख रहा है. दिस इज बेसिकली वी आर टॉकिंग अबाउट कवच टेक्नोलॉजी. तो देखो, अगर बजट में आपने याद होगा कवच टेक्नोलॉजी के बारे में हमने बात की थी. कवच बेसिकली एक एंटी कोलाइजन टेक्नोलॉजी है जिसमें 2 ट्रेन्स जो एक ही ट्रैक पर एक दूसरे के आमने सामने दौड़ रही हैं उनको एक्सीडेंट से बचाया जा सकता है. एंटी कोलाइजन टेक्नोलॉजी जैसे मैंने कहा. ठीक है, कैसे काम करती है, तो बेसिकली इस साल हमने ये टारगेट लिया है कि अराउंड 2000 किलोमीटर ऑफ आवर ट्रैक्स विल बी कवर्ड अंडर कवच इनिशिएटिव. ठीक है, तो ये अभी हाल ही में टेस्टिंग की गई. कवच ऑटोमेटेड ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम बाय मेकिंग 2 ट्रेन्स मूव टुवर्ड्स ईच अदर एट फुल स्पीड. ठीक है, अच्छा, तो जैसा मैंने कहा ये हमारी अपनी ट्रेन कोलाइजन को रोकने वाली टेक्नोलॉजी. इसका पुराना नाम 2012 से हम टेस्टिंग कर रहे हैं. इसका नाम पहले था ट्रेन कोलाइजन अवॉइडेंस सिस्टम. ठीक है, तो इट हैज़ बीन इन डेवलपमेंट सिंस 2012. पहले इसका नाम था ट्रेन कोलाइजन एडवांस सिस्टम और अब इसको रिक्रिस्टन कर दिया कवच के नाम से. तो बेसिकली सेंसर्स की मदद से काम करती है. ये सेंसर्स ट्रैक पे लगे होते हैं, लोकोमोटिव्स पे लगे होते हैं, सिग्नलिंग डिवाइसेस पे लगे होते हैं और अल्ट्रा हाई रेडियो फ्रीक्वेंसीज के बेसिस पे ये इंफॉर्मेशन पास ऑन करते हैं जो एक्टिवेट होती है ट्रेन के ब्रेक्स पर भी और ड्राइवर को भी अलर्ट करती है कि इस तरह का कोई एक्सीडेंट होने वाला है. तो इट प्रिवेंट्स कोलाइजन. ठीक है, इसमें कुछ हमने विदेशी सिस्टम्स के भी एलिमेंट्स लिए हैं जैसे यूरोपियन ट्रेन प्रोटेक्शन एंड वार्निंग सिस्टम. फिर हमारा अपना एंटी कोलाइजन डिवाइस भी है. यूरोपियन ट्रेन कंट्रोल सिस्टम लेवल 2 के भी फीचर्स हम इसमें इंकॉर्पोरेट करने वाले हैं. इन टर्म्स ऑफ सिंपली सेफ्टी दिस इज बीइंग ऑन अ स्टैंडर्ड ऑफ सेफ्टी इंटेग्रिटी लेवल 4. दिस इज फेयरली एडवांस्ड सिस्टम विच वी आर यूजिंग. देखो, रशिया यूक्रेन वॉर जारी है और इस वॉर में एक इंटरेस्टिंग पॉइंट इस दौरान ये आया कि रशिया कैप्चर्ड यूरोप्स लार्जेस्ट न्यूक्लियर प्लांट विच वाज इन यूक्रेन. ठीक है, बड़ा इंटरेस्टिंग टंग ट्विस्टर सा नाम भी है उसका, ज़ैपोरिजिया न्यूक्लियर पावर प्लांट. ठीक है, ज़ैपोरिजिया न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है इट इज़ द लार्जेस्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट इन यूरोप. ठीक है, फॉर्चुनेटली कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ. ठीक है, फॉर्चुनेटली कोई लीक नहीं हुआ. ठीक है, बट रशियन फोर्सेस सीज्ड इट
दे हैव ऑलरेडी सीज चेरनोबिल, ठीक है। तो इट इज़ just to give you some background information about this nuclear power plant, it is located on the banks of Dnieper river, which is just 200 kilometers away from Donbass region, जहाँ पर ये कॉन्फ्लिक्ट सबसे ज़्यादा आई मीन जो सेपरेटिस्ट रीजन है, ठीक है। इट इज़ वन ऑफ द 4 ऑपरेटिंग न्यूक्लियर पावर प्लांट्स इन यूक्रेन, ठीक है, ऑपरेटिंग सिंस 1984। इट अकाउंट्स फॉर 40% ऑफ टोटल इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड, ठीक है, टोटल इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड बाय यूक्रेन न्यूक्लियर पावर प्लांट्स। और अगर ओवरऑल देखा जाए तो इट अकाउंट्स फॉर अबाउट 1/5 ऑफ यूक्रेन्स एनुअल इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन, ठीक है। ऑब्वियसली अटैकिंग अ न्यूक्लियर पावर प्लांट इज नॉट सो कूल, ठीक है। इट इनफैक्ट रन्स काउंटर टू द एडिशनल प्रोटोकॉल 1 टू द जिनीवा कन्वेंशन विच बेसिकली बैन्स एनी सच अटैक, ठीक है। हम ऑलरेडी द वर्ल्ड हैज विटनेस्ड चेरनोबिल डिजास्टर, जहाँ पर एक रेडियो एक्टिव लीक से काफ़ी नुकसान हो गया था, एंड वी डू नॉट वांट टू सी एनी सच इंसिडेंट वंस अगेन। India continued its diplomatic stance by abstaining against UN vote, this time in UNHRC. इससे पहले यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के रेजोल्यूशंस में भी इंडिया ने वोट करने से एब्सटेन किया था, एंड UNHRC इज द नेक्स्ट इन द line. So India abstained on a vote at UN Human Rights Council in Geneva. Basically, what they wanted to set up an international commission of inquiry into Russia's actions. ठीक है, तो कुल मिला के 47 मेंबर स्टेट्स हैं UNHRC में, और 13 कंट्रीज़ ने एब्सटेन किया। उन 13 कंट्रीज़ में हम भी थे। हमारे अलावा चाइना, पाकिस्तान, कजाकिस्तान, सूडान, उज्बेकिस्तान एंड वेनेजुएला, दे ऑल बॉयकॉटेड। तो देखो जनरली आप ना इंडिया को इस लिस्ट में नहीं देखते, मतलब यू विल सी कंट्रीज ऑलवेज चाइना, पाकिस्तान, रशिया, दे ऑल मूव टुगेदर, ठीक है। तो जनरली इंडिया को आप जो है डिप्लोमेटिक स्टैंड के उस तरफ देखते हो, बट इन दिस पर्टिकुलर केस इंडिया इज अलॉन्ग विद चाइना, पाकिस्तान एंड रशिया, एंड नॉट विद US, विच इज़ एन इंटरेस्टिंग शिफ्ट, ठीक है। सो इंडिया इज ऑल्सो एब्सटेन्ड फ्रॉम सिमिलर रेजोल्यूशंस, ये मैं आपको बता ही चुका हूँ। देखो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का भी एक रेजोल्यूशन था, बिकॉज इट वांटेड टू इंश्योर द सेफ्टी ऑफ न्यूक्लियर पावर प्लांट्स, जिसके बारे में जस्ट अभी हम बात कर रहे थे, एज रशिया सीज कंट्रोल ऑफ देम, बट इंडिया ऑल्सो एब्सटेन्ड फ्रॉम दैट। अब UNHRC है क्या, ठीक है। ये बॉडी यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ने 2006 में बनाई थी, ठीक है, और आइडिया ये था कि हम ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट कर सकें अक्रॉस द वर्ल्ड, अगेन विच UN फेल्ड मिजरेबली एट, ठीक है। तो इट इज़ हेडक्वार्टर्ड इन जिनीवा, स्विट्जरलैंड। मेंबर्स मैंने ऑलरेडी बता दिया आपको, 47 मेंबर स्टेट्स हैं, इलेक्टेड बाय UN जनरल असेंबली। 3 ईयर टर्म होता है, 2 टर्म के बाद कोई री इलेक्ट हो नहीं सकता इमीडिएट, ठीक है। तो मेंबर्स ऑफ द काउंसिल सर्व फॉर अ पीरियड ऑफ 3 years, नॉट एलिजिबल फॉर इमीडिएट री इलेक्शन आफ्टर सर्विंग 2 consecutive टर्म्स। इंडिया इसका मेंबर बना 1 जनवरी 2019 से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अपडेट देखते हैं। देखो अभी चाइना ने कुछ इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट्स किए, जैसे उन्होंने अपना मिलिट्री स्पेंडिंग का बजट 7.1% से बढ़ा दिया है। पिछले साल उन्होंने 6.8% से बढ़ाया था, इस बार 7.1% से बढ़ाया है। अगले साल का जो GDP ग्रोथ टारगेट है वो 5.5% रखा है, पिछले साल 6% था। तो 2 GDP ग्रोथ कम की है, बट मिलिट्री स्पेंडिंग बढ़ा दी है, ठीक है। दिस बेसिकली इज फेयरली गिव्स यू अ फेयर आइडिया ऑफ जियोपॉलिटिकल टेंशंस ऑफ द करेंट टाइम्स, ठीक है, जहाँ पर इवन दो आपका GDP नीचे जा रहा है बट आपकी डिफेंस स्पेंडिंग ऊपर जा रही है। तो चाइना अनाउंस 7.1% हाइक्स इन डिफेंस स्पेंडिंग। तो कितना चाइना का डिफेंस बजट होगा? अराउंड $230 बिलियन, ठीक है। पिछले साल ये आप देखोगे कि पिछले साल 6.8% थी जब इन्होंने $200 बिलियन क्रॉस किया था, और इस साल हम $230 बिलियन खर्च करने वाले हैं। इन कंपैरिजन इंडिया का भी हाइक हुआ है 4.4%, बट इंडिया का डिफेंस बजट कितना है? सम $70 बिलियन। तो चाइना इज स्पेंडिंग ऑलमोस्ट 3 times एज अस, ठीक है, मोर देन 3 times एज अस इन टर्म्स ऑफ डिफेंस, जस्ट टू गिव यू अ पर्सपेक्टिव, ठीक है। हो बजट के बारे में मैंने आपको बता ही दिया कि जो बजट 5.5% की ग्रोथ इन्होंने प्रोजेक्ट की है, पिछले साल 6% की ग्रोथ थी, डाउन फ्रॉम द 6% टारगेट फॉर लास्ट ईयर। तो इस साल ग्लोबल इकोनॉमी जिस तरह के मूड में है, मुझे लगता है अक्रॉस GDP जो है वो नीचे जाने वाले हैं, विच इंक्लूड्स इंडिया ऑल्सो। हाँ, तो मिलन एक्सरसाइज के बारे में हमने पिछले वीडियो में भी बात की थी। वाइजैग में एक्सरसाइज चल रही थी, मोर देन 40 कंट्रीज, ऑलमोस्ट 42 कंट्रीज पार्टिसिपेटेड, और
जो एक्सरसाइज है वो अभी सक्सेसफुली ख़त्म हो गई है। पहले हार्बर फेज़ चला, फिर सी फेज़ चला, अभी सी फेज़ ख़त्म होने के बाद जो एक्सरसाइज है वो रैप अप कर दी गई है। तो इट इज़ द नेवीज़ लार्जेस्ट मल्टीलैटरल एक्सरसाइज। ऑब्वियसली जैसे मैंने कहा 42 कंट्रीज़ ने पार्टिसिपेट किया। इसमें 26 शिप्स थे, एक सबमरीन थी, 21 एयरक्राफ्ट थे और एक्सरसाइज फरवरी 25 से मार्च 4 तक चली, विशाखापट्टनम में ना। अच्छा, FATF retains Pak on its terror funding grey list। तो FATF is once again back with its grey list और पाकिस्तान को रिटेन किया गया है। पाकिस्तान जून 2018 से ग्रे लिस्ट पर ही है, बट FATF has actually praised पाकिस्तान क्योंकि इन्होंने 34 एक्शन पॉइंट्स इनको दिए थे, 32 इन्होंने पूरे किए। तो FATF is all praise for पाकिस्तान, but then again since there is still scope, तो they have not moved them outside grey list। क्या ग्रे लिस्ट में कोई नई कंट्री शामिल की गई है? हाँ, इस बार UAE को शामिल किया गया है और जिम्बाब्वे को एक्सक्लूड किया गया है। ठीक है, सो FATF इंक्लूडेड द UAE इन द लिस्ट, जिम्बाब्वे हैज़ बीन एक्सक्लूडेड। एज ऑफ नाउ 17 कंट्रीज आर इन FATF ग्रे लिस्ट। 2 कंट्रीज ईरान एंड नॉर्थ कोरिया कंटिन्यू टू बी इन द ब्लैक लिस्ट। ठीक है, तो FATF के बारे में हमने ऑलरेडी पहले बात की हुई है। पेरिस में हेडक्वार्टर्ड है, मार्कस प्लेयर चीफ हैं। ठीक है, 39 मेंबर कंट्रीज़ है, 37 + 2। ठीक है, तो ये बेसिकली कुछ नया इसमें है नहीं। ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। देखो, CBI अरेस्ट फॉर्मर NSE MD चित्रा रामकृष्णा। NSE स्कैम पर ऑलरेडी मैं एक बहुत ही ठीक ठाक सा डिकोडेड वीडियो बना चुका हूँ, तो आई वुड अर्ज यू टू गो एंड वॉच दैट। उसी कड़ी में एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन ये हो जाती है कि आनंद सुब्रमण्यम ऑलरेडी अरेस्ट हो गए थे, चित्रा रामकृष्णा को भी अरेस्ट कर लिया गया है। चित्रा रामकृष्णा NSE की मैनेजिंग डायरेक्टर थी और उन पर आरोप है NSE कोलोकेशन स्कैम में पार्टिसिपेट करने के लिए, जहां पर कुछ लोगों को अनऑथराइज्ड एक्सेस दिया गया। ठीक है, सो दैट दे कुड गेट इंफॉर्मेशन फास्टर देन अदर्स विच हेल्प देम गेन अ लॉट ऑफ मेक अ लॉट ऑफ मनी। एंड she also did some other ghotalas like appointing Anand Subramaniam as group operating officer at a completely unjustifiable salary. So CBI has arrested her. As I told you, she was the managing director and chief executive officer from 2013 to December 2016. Okay, now we'll talk about Samarth initiative। देखो, अभी इंटरनेशनल वुमेन्स डे था 8 मार्च और विमेन MSMEs के लिए, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए एक नई स्कीम आई, समर्थ इनिशिएटिव। ठीक है, सो व्हाट इज़ बेसिकली समर्थ इनिशिएटिव? तो समर्थ इनिशिएटिव के तहत कुछ बेनिफिट्स जो हैं वो विमेन MSMEs को प्रोवाइड किए जा रहे हैं। जैसे जो गवर्नमेंट के स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स होते हैं उसमें 20% सीट्स जो हैं दे विल बी अलोकेटेड टू विमेन। ओके, इसके अलावा जो इनके डेलीगेशंस आते हैं एक्सपोर्ट और प्रमोटिंग, जो बेसिकली प्रमोशन के लिए MSMEs के लिए जो डेलीगेशन, मार्केटिंग डेलीगेशंस आते हैं, उनमें भी 20% ऑफ विमेन MSMEs को भेजा जाएगा। दे विल बी डेडिकेटेड टू विमेन ओन्ड MSMEs। ठीक है, देयर विल बी उद्यम करके एक पोर्टल बजट में भी बात की गई थी, इफ़ यू रिमेंबर। उद्यम, असीम, नेशनल करियर सर्विसेज और ई-श्रम, इन सबको इंटीग्रेट करने की बात की गई थी। तो उद्यम वो पोर्टल है जहाँ पे MSMEs को रजिस्टर किया जाता है। तो विमेन ओन्ड MSMEs को रजिस्टर करने के लिए स्पेशल एफर्ट्स लिए जाएंगे। इसके अलावा पब्लिक सेक्टर प्रोक्योरमेंट में, ठीक है, विमेन एंटरप्रेन्योर्स जो हैं, जब गवर्नमेंट प्रोक्योर करती है, गवर्नमेंट ऑर्डर्स प्लेस करती है, तो उसमें भी वो विमेन को एक स्पेशल प्रेफरेंस देगी। देयर विल बी अ स्पेशल डिस्काउंट ऑफ 20% which will be offered on annual processing fee of NSIC। तो this is also one of the advantages given to women entrepreneurs। अब थोड़ा सा इंटरनेशनल वुमेंस डे के बारे में बात करते हैं। इंटरनेशनल वुमेंस डे का इतिहास देखा जाए तो काफ़ी पुराना है, बट यूनाइटेड नेशंस ने इसे पहली बार सेलिब्रेट किया 1975 में। ठीक है, और इस साल की थीम है जेंडर इक्वालिटी टुडे फॉर अ सस्टेनेबल टुमारो, विच इज नाइस, इंटरेस्टिंग। कुछ फैक्ट्स हैं इंडिया में विमेन के स्टेटस को लेकर के। ठीक है, हमारे यहाँ जो फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन है बिफोर कोविड वो 20.5% था अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स के हिसाब से हमारी रैंक 140 अमंग 156 कंट्रीज है, विच इज़ प्रीटी सैड। NFHS के हिसाब से 57% विमेन एनीमिक है। दो ये डेटा देख के हमें बुरा लगता है, बट अगेन थोड़ा सा
आई मीन देर आर सम पॉजिटिव जो हैं वो भी ऑफ शूट्स निकल के आए हैं। जैसे NFHS में अगर आप देखें तो इंस्टीट्यूशनल बर्थ्स इंक्रीज़ हुए हैं। अगर आप NFHS में देखो तो जेंडर रेशो थोड़ा पॉजिटिव आया है 1020:1000, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ नेगेटिव, इट्स ऑल डूम्स डे। येस, देयर इज़ अ लॉट ऑफ ग्राउंड टू कवर, बट यू नो इट्स नॉट ऑल डूम एंड ग्लूम। देखो, अभी लॉ मिनिस्टर साहब ने रिसेंटली कहा कि हमें बेसिकली अगर फेज़ 2 ऑफ ई कोर्ट्स तक जाना है तो हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग की मदद लगेगी। वी वांट टू यूज़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग टू इम्प्रूव द एफिशिएंसी ऑफ द जस्टिस डिलीवरी सिस्टम। तो दो चीज़ें ज़रूरी है हमारे लिए समझना कि टेक्नोलॉजी जुडिशरी में किस तरीके से काम आ सकती है और ये ई कोर्ट्स प्रोजेक्ट आखिर है क्या, ठीक है। तो बेसिकली अपार्ट फ्रॉम व्हाट लॉ मिनिस्टर सेड, सुप्रीम कोर्ट ने एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कमेटी भी बनाई है, ठीक है। तो कमेटी ने बेसिकली कुछ एरियाज़ में AI एप्लीकेशन आइडेंटिफाई की है, जैसे जुडिशियल डॉक्यूमेंट्स को ट्रांसलेट करना। तो फॉर एग्जांपल आपके जो भी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर्स आते हैं उनको दूसरी भाषाओं में ट्रांसलेट करना। लीगल रिसर्च असिस्टेंस, अगर आपको कोई पुराने प्रेसिडेंट्स, पुराने डेटा को आइडेंटिफाई करना है, या प्रोसेस ऑटोमेशन में AI का इस्तेमाल किया जा सकता है। एंड दैट इज़ वाई वी हैव एन AI कमिटी टू वर्क ऑन दैट। अब ई कोर्ट्स प्रोजेक्ट क्या है? ई कोर्ट्स प्रोजेक्ट का बेसिकली मतलब यह है कि अगेन टेक्नोलॉजी की मदद से जुडिशियल प्रोसेसेस को एफिशिएंट बनाना, ठीक है। आइडिया क्या था? टू ट्रांसफॉर्म द इंडियन जुडिशरी बाय इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इनेबलमेंट ऑफ कोर्ट्स। तो ये स्पेसिफिकली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के लिए था। पैन इंडिया प्रोजेक्ट फंडेड बाय डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ फॉर द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स अक्रॉस द कंट्री। अब टेक्नोलॉजी जुडिशरी में जैसे कोविड के समय हमने ई कोर्ट्स, ये बेसिकली वर्चुअल कोर्ट्स, वर्चुअल फाइलिंग, वर्चुअल हियरिंग के बारे में सुना। फिर सुवास करके एक इनिशिएटिव है, सुप्रीम कोर्ट विधिक अनुवाद सॉफ्टवेयर, जो मैंने आपको कहा कि जो जजमेंट्स हैं या जो ऑर्डर्स हैं उनको ट्रांसलेट कर सकता है दूसरी भाषाओं में। या सुपेस करके सुप्रीम कोर्ट पोर्टल फॉर असिस्टेंस इन कोर्ट एफिशिएंसी। दिस बेसिकली आइडेंटिफाइज कि कौन से जुडिशियल प्रोसेसेस को ऑटोमेट किया जा सकता है एंड देन इट वर्क्स टुवर्ड्स ऑटोमेटिंग दोज प्रोसेसेस, ठीक है। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं जुडिशरी में टेक्नोलॉजी के। ओके, नाउ विल टॉक अबाउट इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया का जो एक इनिशिएटिव है। अभी हाल ही में ब्रह्मपुत्र, जो हमारा नेशनल वाटरवे 1 था, विच इज़ एक्चुअली गंगा, वाज लिंक्ड टू नेशनल वाटरवे 2 विच इज़ ब्रह्मपुत्र, ठीक है। और ये एक अपने आप में एक बड़ा इंपॉर्टेंट इवेंट था। तो द यूनियन मिनिस्टर फॉर पोर्ट, शिपिंग एंड वाटरवेज रिसीव्ड द फूड ग्रेन्स, मेडन वोयाज ऑफ फूड ग्रेन्स फ्रॉम पटना टू पांडु पोर्ट। पांडु पोर्ट जो है वो गुवाहाटी में, पटना ऑब्वियसली बिहार में, और बिहार से गुवाहाटी को वाटरवेज के थ्रू कनेक्ट किया गया है। और बीच में बांग्लादेश भी आता है, वाया बांग्लादेश इन गुवाहाटी। तो अपने आप में एक बड़ा अच्छा ये डेवलपमेंट हुआ। तो इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है हमारी, उन्होंने एक रेगुलर शेड्यूल, यानी एक रेगुलर, इट्स नॉट जस्ट अ वन ऑफ इवेंट, हम एक रेगुलर इवेंट प्लान कर रहे हैं। रेगुलरली सामान एक जगह से दूसरी जगह जा पाएगा। एंड वी आर लिंकिंग नेशनल वाटरवे 1 एंड नेशनल वाटरवे 2 विच इज़ बेसिकली गंगा एंड ब्रह्मपुत्र। तो नेशनल वाटरवे 1 इज़ गंगा भागीरथी हुगली रिवर सिस्टम, ठीक है, जिसकी लेंथ 1620 किलोमीटर है। सबसे बड़ा नेशनल वाटरवे हमारा यही है। और नेशनल वाटरवे 2 ब्रह्मपुत्र है विच इज़ 891 किलोमीटर, विच इज़ सेकेंड लॉन्गेस्ट, ठीक है। तो कितने वाटरवेज है हमारे यहाँ, ठीक है। तो बेसिकली एज पर नेशनल वाटरवेज एक्ट 2016 111 वाटरवेज को हमने नेशनल वाटरवेज डिक्लेयर किया है। तकरीबन 14,500 किलोमीटर का नेविगेबल वाटरवेबल सिस्टम है हमारे पास, नेविगेबल वाटरवे सिस्टम, जिसका हम अभी तक इस्तेमाल कर नहीं पा रहे हैं ना। हम लोग कहीं पर भी जाते हैं तो हम लोग क्या कहते हैं, हम बाई रोड जाएंगे, बाई ट्रेन जाएंगे, बाई प्लेन जाएंगे। कभी सोचा आपने बाई बोट भी जा सकते हैं, ठीक है, या बाई शिप जा सकते हैं डोमेस्टिकली। तो ये अभी तक हम एक्सेस नहीं कर पा रहे थे, या इतना इस्तेमाल नहीं हो रहा है, बट ग्रेजुअली वी प्लान टू डू दैट, ठीक है। तो दिस कैन ऑब्वियसली हेल्प नॉर्थ ईस्ट कनेक्टिविटी वाइज एक बहुत चैलेंज्ड एरिया है। तो यहाँ पर इस तरह की चीज़ें काफ़ी हद तक आपको हेल्प आउट कर सकती है। देखो, अभी हमारे पास एक ट्रेनर एयरक्राफ्ट है हंसा NG, जिसने अपना सी ट्रायल फिनिश किया है और अपने आप में एक बड़ा एफिशिएंट ट्रेनर एयरक्राफ्ट है। ये जो कॉमर्शियल पायलट्स जो होते हैं, कॉमर्शियल पायलट्स को लाइसेंस लेने में मदद करेगा। फ्यूल एफिशिएंसी बहुत अच्छी है, कॉस्ट बहुत कम है, और सिस्टम्स बड़े एडवांस्ड है। और इसने हाल ही में अपना सी ट्रायल कंप्लीट किया है। तो अगर हम देखें, फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इंडिजिनस एयरक्राफ्ट ट्रेनर, यानी हिंदुस्तान में बनाए, इसे बनाया CSIR नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरी ने, ठीक है। इसने पुडुचेरी में अपने सी ट्रायल्स कंप्लीट किए। इसके बाद अब सिर्फ DGCA अप्रूवल मिलना बाकी है। DGCA अप्रूवल मिलते ही ये भावी पायलटों को ट्रेन करने के लिए तैयार होगा,
ठीक है। इट इज़ डिज़ाइन टू मीट द नीड ऑफ फ्लाइंग क्लब्स इन इंडिया फॉर कॉमर्शियल पायलट लाइसेंसिंग। हाँ, नरेंद्र मोदी साहब ने अभी हाल ही में पुणे मेट्रो का इनॉग्रेशन किया। तो पुणे इज़ द लेटेस्ट सिटी टू जॉइन द मेट्रो बैंडवैगन, ठीक है। तो पुणे में इन्होंने बेसिकली मेट्रो राइड ली कुछ लोगों के साथ मिलकर के। ऑलमोस्ट 5 किलोमीटर्स ट्रेवल किया इन्होंने, ठीक है। तो पुणे मेट्रो रेल प्रोजेक्ट इज़ द लेटेस्ट टू जॉइन द मेट्रो सर्कल। अच्छा, लेबर मिनिस्ट्री ने एक नई स्कीम इंट्रोड्यूस की है, डोनेट अ पेंशन स्कीम, जो अपने आप में एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्कीम है। देखो, ऑलरेडी जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर के वर्कर्स हैं उनके लिए गवर्नमेंट ने एक पेंशन स्कीम शुरू कर रखी है, श्रम योगी मानधन स्कीम, जिसके तहत वो कुछ कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं, उतना ही कंट्रीब्यूशन गवर्नमेंट भी देती है। और फिर आफ्टर द एज ऑफ 60 उनको एक पेंशन मिलती है 3,000 रुपये महीना। अब स्कीम क्या है डोनेट अ पेंशन स्कीम की? आप आपके पास आपके घर में कोई भी ड्राइवर है, कुक है, गार्डनर है, ठीक है, जिसकी आप मदद करना चाहते हो, और अगर उनका आपको लगता है कि उसकी इनकम से वो पेंशन का प्रीमियम नहीं भर पा रहा है, तो आप उसके पेंशन का प्रीमियम पे कर सकते हो, जिसकी वजह से आफ्टर अ सर्टेन एज ही और शी विल रिसीव द मंथली पेंशन। So that is the scheme all about. तो लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री लॉन्च द डोनेट अ पेंशन स्कीम अलाउइंग एनी सिटीजन टू पे द प्रीमियम अमाउंट, ठीक है, जैसा मैंने आपको बताया। अब ये जो स्कीम है प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन स्कीम, ये स्कीम 2019 में शुरू की गई थी, और 18 से 40 साल के जो वर्कर्स हैं अनऑर्गेनाइज सेक्टर में उनके लिए स्कीम है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, 55 से 200 रुपये तक के बीच का मंथली प्रीमियम आप पे कर सकते हो। जितना प्रीमियम आप पे करोगे, यानी आपका जो भी व्यक्ति इसमें पेंशन में पार्टिसिपेंट है, जितना प्रीमियम वो पे करेगा उतना ही प्रीमियम गवर्नमेंट पे करेगी, और 60 की एज के बाद 3,000 रुपये की मंथली पेंशन शुरू हो जाएगी। आप क्या कर सकते हो, ये प्रीमियम आपके जो भी है, डोमेस्टिक वर्कर है, ड्राइवर है, हेल्पर है, नर्स है, उसके बिहाफ पे आप पे कर सकते हो, एंड ही विल रिसीव द बेनिफिट। प्रीमियम पे कैसे कर सकते हो? मानधन.in सॉफ्टवेयर जो पोर्टल है वहाँ पर पे कर सकते हो, या किसी भी ई मित्र पे जाके, कॉमन सर्विस सेंटर पे जाकर के आप पे कर सकते हो, ठीक है। एंड योर हेल्प विल रिसीव द हेल्प, ठीक है। अब बात करते हैं स्टार्टअप विलेज एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम की, ठीक है। देखो, ये भी एक प्रोग्राम है। ये प्रोग्राम ऐसा नहीं है कि नया प्रोग्राम है। स्टार्टअप विलेज एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम इज़ अ पार्ट ऑफ दीनदयाल अंत्योदय योजना, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन। बट इस प्रोग्राम में थोड़ा सा मॉडल को चेंज किया गया है। तो बेसिकली हमारा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्मॉल बिजनेस डेवलपमेंट ने एक MOU साइन किया मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के लिए। सस्टेनेबल मॉडल बनाना चाहते हैं कि गांव में एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट कर सके। जो विलेज एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो गांव में लोग बिजनेस करना चाहते हैं, उनकी हेल्प की जा सके, उनको स्टार्टअप बनाने में हेल्प की जा सके। प्रोग्राम जैसा मैंने कहा 2016 से चल रहा है ऑलरेडी। इट्स अ पार्ट ऑफ दीनदयाल अंत्योदय योजना, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन। तो ऐसा क्या किया जाए? तो उन्होंने कहा कि हम पहली बात तो गांव के जो भी लड़के हैं, जो भी लोग बिजनेस करना चाह रहे हैं, उन्हें मुद्रा बैंक से सपोर्ट कनेक्ट करें, उनको फंडिंग या फाइनेंस देने में मदद करें। तो MSME की जो गवर्नमेंट की स्कीम्स है जिनके तहत MSME यूनिट्स को लोन मिल सकता है, उनसे उन्हें कनेक्ट किया जाए। उसके अलावा टेक्नोलॉजी हेल्प की जाए। इंटीग्रेटिंग ICT टेक्निक्स एंड टूल्स विल बी हेल्प टू प्रोवाइड ट्रेनिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग। बेनिफिशियरीज को आइडेंटिफाई किया जा सकता है DAY NRLM इशू के साथ। सो देयर विल बी दीनदयाल अंत्योदय योजना, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशंस, ठीक है। तो स्कीम सिर्फ एग्जिस्टिंग एंटरप्राइज के लिए नहीं है, अगर कोई नया एंटरप्राइज भी इसके साथ कनेक्ट करना चाहता है तो किया जा सकता है। देखो, अभी हाल ही में नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन ने डिप्लॉय किया है परम गंगा, विच इज़ अ हाई परफॉर्मेंस सुपर कंप्यूटर एट IIT रुड़की कैंपस, ठीक है। इसकी कैपेसिटी कितनी है? 1.66 पीटाफ्लॉप्स, ठीक है। इसे डेवलप किया है सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग, जिसे हम CDAC भी कहते हैं, ठीक है। आइडिया क्या है? IIT रुड़की को सुपर कंप्यूटर फैसिलिटी देना, और जो भी नेबरिंग इंस्टीट्यूशन है जो इसका फ़ायदा उठा सकते हैं, उनको ये सुपर कंप्यूटिंग फैसिलिटी देना। हो सकता है अभी तक मैंने जो भी बोला वो आपके सिर के ऊपर से गया हो, क्योंकि काफ़ी टेक्निकल है। मैं आपको आसान भाषा में समझाता हूँ। देखो, एक सुपर कंप्यूटर वो होता है जिसकी प्रोसेसिंग स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है, जो बहुत बड़े बड़े कंप्यूटेशंस कर सकता है, जो कि एक नॉर्मल कंप्यूटर नहीं कर सकता। अब इसका मेज़र क्या है? इसको पीटाफ्लॉप्स में मेज़र किया जाता है। जैसे आपने यहाँ पे देखा कि इसकी स्पीड है या प्रोसेसिंग स्पीड है 1.66 पीटाफ्लॉप्स, ठीक है। तो जितने ज़्यादा पीटाफ्लॉप्स उतना ज़्यादा सुपर कंप्यूटर की कैपेसिटी, ठीक है। तो जो बड़े बड़े मॉडल्स होते हैं, जैसे वेदर फोरकास्टिंग है, इस तरीके की जो चीज़ें होती है जिनको मासिव सुपर कंप्यूटिंग कैपेसिटी चाहिए, वहाँ पर ये सुपर कंप्यूटर्स काम आते हैं। और हमारे यहाँ जो सुपर कंप्यूटर्स के लिए जो एक बड़ा मिशन है वो नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन है, जो कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो। तो
Supercomputer is a computer that performs currently highest operational rate for computers. Petaflop is a measure of supercomputers' processing speed. They are designed to be used in organizations that requires massive supercomputing powers like scientific research, weather forecasting, data mining, etc. अच्छा, दुनिया में सुपर कंप्यूटर्स का क्या सीन है? जैसा कि आप देख पा रहे हो, सबसे ज़्यादा सुपर कंप्यूटर्स चाइना के पास है, ठीक है। सबसे फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर जापान के पास है, इसका नाम है फोगाकू सुपर कंप्यूटर। इंडिया का पहला सुपर कंप्यूटर परम 8000 था, जिसको हमने 1991 में बनाया था। पहला इंडिजिनसली असेंबल्ड सुपर कंप्यूटर था परम शिवाय, जिसको हमने 2019 में IIT BHU में इंस्टॉल किया था। और हमारा जो परम सिद्धि करके एक सुपर कंप्यूटर है, इसको दुनिया के टॉप 500 सुपर कंप्यूटर्स में 63rd रैंक मिला 2020 में। अच्छा, अब नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन के बारे में देखते हैं। 2015 में लॉन्च हुआ था। नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन का आइडिया ऐसा है कि हम ऐसे 24 सुपर कंप्यूटर्स को कनेक्ट करें आपस में, जिनकी एग्रीगेट कैपेसिटी 64 पीटाफ्लॉप से ज़्यादा हो। तो इस मिशन में हम कितना आगे बढ़ चुके हैं? 24 में से 11 सुपर कंप्यूटर हमने बना दिए, जिनकी कुल मिलाकर के कैपेसिटी 20 पीटाफ्लॉप्स है। अगर मैं 11 को डबल भी कर देता हूँ, जो अराउंड 22-24 के हो जाता है, तो भी मैं 20 को डबल करके 40 ले आऊँगा। तो यानी अभी हमें थोड़ा हाई कैपेसिटी वाले सुपर कंप्यूटर्स और बनाने पड़ेंगे। अच्छा, नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन को कौन संभालता है? डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, और अल्टीमेटली इंप्लीमेंटेड बाय सीडैक पुणे एंड IISc बेंगलुरु। अच्छा, लास्ट अपडेट देखते हैं आज का। देखो, हाल ही में NSE इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर जो है गिफ्ट सिटी में स्टार्ट किया गया, ठीक है। बेसिकली इसने कोई नई सुविधा स्टार्ट करी है, जिसके थ्रू आप इंडिया में बैठ करके अमेरिकन स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। यू कैन लेट्स से बाय स्टॉक्स ऑफ एप्पल, अमेजॉन, टेस्ला, इस तरह की कंपनीज के स्टॉक्स आप ले सकते हैं। नॉट डायरेक्टली दो, द स्टॉक्स आर कन्वर्टेड इनटू डिपॉजिटरी रिसीट्स एंड यू कैन बाय डिपॉजिटरी रिसीट्स विच विल हैव वैल्यू इक्विवेलेंट टू द स्टॉक, विच विल गिव यू इक्विवेलेंट वैल्यू टू द stock, but you will not directly get stocks. That's what I'm trying to say. You will still get dividend and every benefit associated with the stock, but these are not exactly stocks. So investors in India have been allowed to trade in select US stocks through NSE International Exchange. This means domestic investors can purchase US stocks. Offering will be in the form of unsponsored depository receipts. ठीक है, तो अब देखो, गिफ्ट सिटी इंडिया गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंशियल टेक करके एक सेटअप है, जहाँ पर आइडिया यही है कि हम इसे एक इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर के तौर पे डेवलप करें, जैसे लंदन स्टॉक एक्सचेंज है, ठीक है, जहाँ पे दुनिया भर के स्टॉक्स ट्रेड हो सकते हैं। तो NSE IFSC स्टार्टेड इनकॉर्पोरेटेड इन 29 नवंबर 2016, ठीक है। और NSE IFSC ने 2017 में ट्रेडिंग शुरू की। ये USD डिनोमिनेटेड ट्रेडिंग अलाउ करता है वेरियस प्रोडक्ट्स में, ठीक है। और अब इसने ये एक इनिशिएटिव शुरू किया है, जहाँ पर यू कैन बाय US स्टॉक्स थ्रू डिपॉजिटरी रिसीट्स। ऑलराइट गाइस, तो यहाँ पर हम अपना सेशन रैप अप करते हैं। I hope you got some clarity on some important topics, and this this is of some value to you, and we'll meet again next week with some new updates आगे बढ़ करके। Till then, take care, goodbye and keep reading.